हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग भारत के गवर्नर जनरल की परंपरा को देखेंगे। तो गवर्नर जनरल की परंपरा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल विलियम हेजेज हुए और इसके बाद यह परंपरा आगे बढ़ी। इस परंपरा में महत्वपूर्ण रूप से रॉबर्ट क्लाइव को देखा जाता है, जिनका कार्यकाल 1757 से 60 और 1765 से 1767 तक रहा है। तो इनकी भूमिका का मूल्यांकन करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि इनकी प्लासी के युद्ध में क्या भूमिका रहती है। तो प्लासी के युद्ध के अंतर्गत रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में प्रवेश किया। जब अंग्रेज़ों की शक्ति अपने न्यूनतम स्तर पर थी तो रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज़ों की शक्ति को पुनः स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस प्रकार उन्होंने युद्ध की जगह षड्यंत्रों के रूप में प्लासी के युद्ध में षड्यंत्रों के रूप में अपनी भूमिका बनाने में सफल रहे। और इसके बाद उन्होंने बक्सर के युद्ध में भी इलाहाबाद जैसी संधि को करके द्वैध शासन लाके और फौजदारी बंगाल के नवाब को दी और दीवानी यहाँ के जो कि मोहम्मद रजा खान और सिताब राय हैं, उनके दो सहायक, उनके माध्यम से दीवानी का प्रशासन अपने अंग्रेज़ों के पक्ष में कर लिया। द्वैध शासन की इसी स्थिति को इतिहासकार के एम पनिकर ने डाकू राज्य की संज्ञा दी है। अब देख लेते हैं व्यापारिक समिति का गठन। रॉबर्ट क्लाइव प्रशासनिक अधिकारियों को उपबंध के प्रति जो उपहार दिए जाते थे उनको प्रतिबंधित करता है और इसके साथ ही उसने व्यापारिक सोसाइटी का गठन भी किया। तो इसमें कंपनी का विशेष वस्तुओं का एक अधिकार रहेगा और इन वस्तुओं में मसाला व्यापार महत्वपूर्ण था और इसकी अवधि 1765 से 68 थी। इस 3 वर्ष तक के बाद भ्रष्टाचार के कारण इसे बंद करना पड़ा। रॉबर्ट क्लाइव के समय ही श्वेत विद्रोह होता है। इसमें सैनिकों के दोहरे भत्ता को बंद किए जाने के विरोध में सैनिकों का यह विद्रोह रहता है, तो इसको समाप्त किया जाता है। और अगला रहता है कि फिर रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उतरा हुआ गवर्नर की उपाधि दी जाती है और उसने अपने जीवन के अंतिम काल में आके पता नहीं कुछ कारणों की वजह से आत्महत्या कर ली। तो रॉबर्ट क्लाइव को इतिहासकार पर्सी स्पीयर वास्तविक संस्थापक मानते हैं और रॉबर्ट क्लाइव के उत्तराधिकारियों में केनी जार्ट जो कि 1760 से 65 के बीच में रहता है और वेलेरस्ट जो कि आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में यह इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। 1767 से 69 तक रहता है और 1769 से 72 तक कोर्टियर को वारेन हेस्टिंग का पूर्ववर्ती माना जाता है और इसके बाद वारेन हेस्टिंग की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। अब वारेन हेस्टिंग का साम्राज्यवादी दृष्टिकोण देख लेते हैं। तो वारेन हेस्टिंग साम्राज्यवादी या प्राच्यवादी दृष्टिकोण के रूप में इसको महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है। तो उपनिवेशिक संस्कृति का मूल तत्व मानकर उसी के आधार पर वह प्रशासन का विकास करता है और इसके अंतर्गत हिंदू तथा मुस्लिम दोनों कानूनों को आधार बनाता है और यह अन्य भाषाओं जैसे बंगाली, फारसी, हिंदी, उर्दू आदि का भी अध्ययन किया और इसने प्रशासनिक सुधार किए जिसमें द्वैध शासन को समाप्त किया जो कि 65 से 72 तक चली रही और इसके साथ उसने न्यायिक प्रक्रिया में भी सुधार किया जिसमें कोड ऑफ गंटूला को आधार बनाया। अब इसी के अंतर्गत उसने दीवानी और सदर दीवानी, फौजदारी और सदर निजामत इन अदालतों का निर्माण किया और इसी क्रम में उसने फतवा ए आलम औरंगजेब के शासनकाल के समय इसका अनुवाद कराया था। अब इसका सांस्कृतिक योगदान देख लेते हैं। तो इसने सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कराई थी और इसके साथ ही इसकी स्थापना 15 जनवरी 1784 में लगभग 30 सदस्यों की भागीदारी से प्रारंभ हुई थी। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग आगे वारेन हेस्टिंग के अन्य राज्यों के साथ संबंध। तो इसमें मराठों से संबंध जो कि 1775 से 1782 तक था, मैसूर से संबंध जो कि 1780 से 84 तक था और अवध की बेगमों के साथ संबंध और बनारस के राजा चेस सिंह के संबंध और नंद कुमार अभियोग। तो नंद कुमार अभियोग कई बार परीक्षा में पूछा गया तो इसको ध्यान रखिएगा। तो वारेन हेस्टिंग में इतनी ही जानकारी है और आगे हम लोग देखते हैं कार्नवालिस की परंपरा जो कि 1786 से 1793 तक चली। तो इसमें विचारधारा का परिवर्तन हुआ। तो लॉर्ड कार्नवालिस अहमवादी उपनिवेश की संस्कृति जो कि ब्रिटिश संस्थाओं की स्थापना किया। लॉर्ड कार्नवालिस ने सिविल सेवाओं की शुरुआत की जिसको उस समय ICS कहा जाता था।
यह इस्पाती ढांचा नाम से जानी जाती थी। कार्नवालिस ने न्यायिक सुधार में प्रांतीय अदालतों को स्थापना की, जिसमें कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, पटना आदि की प्रांतीय अदालतें थीं। अब इसने सर्किट कोर्ट की भी स्थापना की, जो कि भ्रमण करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक न्याय करती थी। इसके साथ ही कार्नवालिस कोड की स्थापना की गई थी। और उसके कार्नवालिस के अन्य प्रमुख कार्यों को देख लेते हैं, जिसमें रियासतों से उसका संबंध कैसा था। और फिर उसके बाद कार्नवालिस की मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुई। यह एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत में है। कार्नवालिस के बाद जानसोर आए, जो कि 1793 से 1798 तक रहते हैं। फिर उसके बाद रिचर्ड कार्ल वेलेजली आते हैं, जो कि 1798 से 1805 तक रहते हैं। रिचर्ड कार्ल वेलेजली को महत्वपूर्ण रूप से उनकी सहायक संधि के रूप में जाना जाता है। इस सहायक संधि की शुरुआत फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले के समय ही हो गई थी, लेकिन इसका महत्वपूर्ण रूप से विकास हम लोगों को वेलेजली के काल में देखने को मिलता है, जिसमें सैनिक सहायता के बदले क्षेत्र की मांग की जाती है। इस सहायक संधि के माध्यम से 1798 या 1800 में हैदराबाद का निजाम इसमें मिला लिया गया और 1799 में मैसूर तथा तंजौर को, और 1801 में अवध तथा पेशवा को, 1801 में ही बरार के भोसले को, और 1803 में ग्वालियर के सिंधिया को भी मिला दिया गया। इसके अलावा हम लोग वेलेजली के अन्य कार्य देख लेते हैं। तो उसमें प्रशिक्षण के लिए कॉलेज की स्थापना करता है, जो कि 1800 ईस्वी में विलियम फोर्ट कॉलेज की स्थापना करता है, परंतु इसे कुछ कारणों से बंद कर दिया जाता है। और दिल्ली पर इसका अधिकार हो गया। फ्रांसीसी आक्रमण के भय से सुरक्षा के लिए इसने 1803 में लॉर्ड लेक के द्वारा दिल्ली पर अधिकार किया, और वेलेजली की इस परंपरा का अग्रगामी नीति को लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा आगे बढ़ाया गया। लॉर्ड वेलेजली के बाद जॉर्ज बारलो, जो कि 1805 से 1807 तक रहे। फिर लॉर्ड मिंटो, जो कि 1807 से 1813 तक रहे। फिर लॉर्ड हेस्टिंग, जो कि 1813 से 1823 तक रहे। तो लॉर्ड हेस्टिंग के हम लोग कार्य देखते हैं। तो इसमें मराठा तथा पिंडारी समस्या का समाधान। तो मराठों के जो पेशेवर सैनिक थे, जो कि उन्हें सैनिक सहायता देते थे, उनका विद्रोह हुआ था, तो उनको दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका वेलेजली की रही है। इसमें 3 प्रमुख नेता हुए, जिनमें चित्तू खान, इन्हें जंगली पशु ने खा लिया था वैसे माना जाता है, और वासिल मोहम्मद, जिन्होंने जेल में आत्महत्या कर ली थी गाजीपुर जेल में, और तीसरे थे करीम खान, इन्हें गोरखपुर की जागीर दे दी गई, जो कि 200 बीघा खेत थी। अब वेलेजली के ही अन्य नीतियों को देखते हैं। तो इसमें नेपाल के साथ उसने सगौली की संधि की। तो सगौली की संधि अंग्रेज तथा अमर सिंह थापा के बीच हुई थी। इस संधि में नेपाल तथा भारत दोनों के मानक चित्र को प्रभावित किया था। अब इसी परंपरा का विकास आगे हुआ, जिसमें 1823 में जॉन एडम्स आए, और 1823 से 28 तक एमहर्स्ट रहे, और विलियम बेंटिंक, जो कि 1828 से 35 तक रहे। तो इसमें विलियम बेंटिंक की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो विलियम बेंटिंक के कुछ कार्य देख लेते हैं। तो विलियम बेंटिंक के समय ही भारत में अनेक सामाजिक सुधार किए गए थे। तो इसमें पहला सुधार देख लेते हैं, जो कि 1829 में बंगाल में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया, और 1830 में पूरे भारत में इसको अधिनियम 17 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। जबकि राधाकांत देव ने इस प्रणाली की आलोचना की, और उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य सती प्रथा को समाप्त करना नहीं, बल्कि इनकी नीयत अच्छी नहीं है। ये भारतीय संस्कृति को हीनता बोध से ग्रसित प्रूफ करना चाहते हैं। तो इसी में अगला कार्य उन्होंने किया, ठगी प्रथा का अंत किया, जिसके लिए सेनापति सलीमन को नियुक्त किया गया। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए कार्नवालिस की प्रणाली में संशोधन किया गया, जिसमें प्रांतीय अदालत और सर्किट अदालत के स्थान पर अब कमिश्नर की प्रणाली को लाया गया। और इसके साथ ही विलियम बेंटिंक तथा रियासतों से संबंध को देख लेते हैं। तो इसमें टीपू सुल्तान के अंतिम रूप से पराजित होने के बाद मैसूर राज्य को फिर से वाडियार वंश को सौंप दिया गया। विलियम बेंटिंक के शासनकाल में मैसूर का पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया गया। यह अधिग्रहण लॉर्ड रिपन के द्वारा वापस कर दिया गया था। अब हम लोग विलियम बेंटिंक की परंपरा को आगे देख लेते हैं। तो जिसमें चार्ल्स मेटकाफ, जो कि 1835 से 36 तक रहे, जिन्हें पत्रकारिता की स्वतंत्रता का जनक माना जाता है, चार्ल्स मेटकाफ को, और लॉर्ड ऑकलैंड, जो कि 1836 से 42 तक रहे। फिर उसके बाद प्रथम अफगान युद्ध में उनकी भूमिका मानी जाती है। इसी समय जीटी रोड का पुनर्निर्माण कराया गया था। अब इसी परंपरा में आगे हुए एलन बरो, जो कि 1842 से 44 तक रहते हैं। इसके शासनकाल में 1843 में सिंध की विजय की गई थी।
इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग आते हैं जो कि 1844 से 48 तक रहते हैं। इनके शासनकाल में नर बलि प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। तो गवर्नर जनरल की परंपरा में यह पहली वीडियो का पहला पार्ट था, और दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी के साम्राज्यवादी विकास का क्या चरण था, किस प्रकार उसने विकास किया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।